नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप सीटेट अगस्त 2023 जिसके लिए 20 अगस्त 2023 को परीक्षा का आयोजन सीबीएसई के द्वारा किया गया था उस प्राइमरी स्तर के पेपर के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप सीटेट में अप्लाई किए हुए हैं तो प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं सबको सॉल्व कर लीजिए। यकीन मानिए 110 से 120 नंबर आप ऐसे ही पा जाएंगे, अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं ऑनलाइन शिफ्ट में उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन का डायरेक्ट डेडिकेटेड लिंक दिया गया। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से अगर आप चाहें तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डिस्ग्राफिया क्या है। देखिए, डिस्ग्राफिया में ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला डिस, जिसे मेडिकल टर्म में एबनॉर्मल कहा जाता है, असामान्य, यानी कोई ना कोई विकार होगा बच्चे में तभी वो एबनॉर्मल होगा। और ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब होता है लिखने से संबंधित, यानी कि ये डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने में अक्षमता। अब हमें वो वाला विकल्प ढूंढना है जो कि लिखने में विकार या फिर लिखने में अक्षमता की बात करेगा। पहला देखिए, एक भाषण विकार जिसकी विशेषता हकलाना अथवा उच्चारण में त्रुटियां करना है। ये लिखने से तो संबंधित है नहीं, ये तो बोलने से संबंधित है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है, यह भी लिखने से संबंधित नहीं है। चौथा देखिए, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशीलता का व्यवहार है, तो यह भी गलत है क्योंकि हमने क्या देखा है, हमें लिखने वाला विकल्प ढूंढना है। तीसरा विकल्प देखिए, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने की कठिनाई है। अक्षर बनाने का मतलब क्या हो गया, लिखने से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, प्रतिभावान बच्चे, सामान्य बच्चे और सामान्य से नीचे वाले बच्चे, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे कक्षा में हो सकते हैं। तो हम एज ए टीचर किसी भी बच्चे से कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे कि तुम बहुत प्रतिभाशाली बालक हो तो तुमको अलग ग्रेड दे दिया जाए, तुमको अलग कक्षा में पढ़ाया जाए, बहुत कमजोर बालक है तो उसको अलग कर दिया जाए। कोई भी ऐसा विकल्प जिसमें बच्चों में बंटवारे की बात की जाए, उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग विभेदित करने की बात की जाए, वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, एक ही कक्षा में बहुत प्रतिभाशाली बालक भी है, यानी कि जो बहुत तीव्र गति से सीख पा रहा है, और सामान्य बालक भी है जो नॉर्मल स्पीड से सीख पा रहा है, और एक बच्चा जो औसत से नीचे है, यानी कि वो नॉर्मल चीजों को भी सीखने में उसको कठिनाई हो रही है। तो अगर प्रतिभाशाली बालक और औसत से नीचे वाले बालक को एक ही गति से या फिर एक ही तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे तो दोनों नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक का मेंटल लेवल हाई है एवरेज, बिलो एवरेज वाले कैंडिडेट से, और वो चीजों को जल्दी से एक्वायर कर पा रहा है, जल्दी से सीख पा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि एज ए टीचर हम उसके लेवल का प्रश्न उसको बताएं। लेकिन जो नॉर्मल से नीचे वाला बच्चा है, बिलो एवरेज है, उसके लिए क्या है कि अगर हम लोग उसके लिए कठिन प्रश्न बताएंगे तो वो तो पहले से ही डिप्रेस्ड है, उसको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। अब जो बच्चे का इमोशन होता है, क्योंकि जैसे बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, डिप्रेशन होगा, तनाव होगा। अब इस तनाव, ये जो इमोशन होता है बच्चे का, अगर निगेटिव है तो उसके संज्ञान को, यानी उसके समझने की शक्ति को निगेटिव तौर पर प्रभावित करता है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी भी दुख को लेकर के दुखी हैं, किसी भी कारण को लेकर के दुखी हैं, तो उस कंडीशन में जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो निगेटिव इमोशन, आपके संज्ञानात्मक क्षमता, आपके सोचने समझने, आपके चीजों को एक्वायर करने की क्षमता को निगेटिव तौर पर प्रभावित करता है। लेकिन अगर आप सोचिए खुशी के मुद्रा में है और सब कुछ नॉर्मल है आपके साथ, तो उस कंडीशन में अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपका मन पढ़ाई में लग रहा होता है। यानी हमारे जो इमोशन होते हैं वो डायरेक्टली हमारे संज्ञान, हमारे सोचने समझने, हमारे सीखने की गति को प्रभावित करते हैं। अगर इमोशन निगेटिव है तो निगेटिव तौर पर, और अगर इमोशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तौर पर प्रभावित करता है। अब जो बिलो एवरेज वाला बच्चा था, अगर उसको हम लोग कठिन प्रश्न देंगे तो क्या होगा, एक तो वो पहले से ही डिप्रेस है, और जब कठिन प्रश्न आएगा तो और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, यानी वो सीख ही नहीं पाएगा। इसीलिए प्रतिभावान बच्चे के लिए जो हम लोग प्रश्न देंगे या फिर उसके लिए जो डिफिकल्टी लेवल रखेंगे वो उसके लेवल के बराबर रखेंगे। नॉर्मल बच्चे के लिए नॉर्मल लेवल, और जो बिलो एवरेज है उसके लिए बिलो एवरेज, यानी आसान प्रश्नों के साथ हम उसको पहले कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो डिप्रेशन से बाहर निकले और चीजों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रेरित हो। ठीक है, तो वहीं हमसे पूछा जा रहा है कि जो प्रतिभावान बालक है, जो टैलेंटेड बच्चा है, उसको तीव्र गति से सिखाने के लिए क्या कहलाता है, इस पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, तो वो क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए
देखिए, अगर आपको उत्तर भी नहीं पता है तो सीटेट में इतना आसान होता है उत्तर ढूंढना। जैसे इसी प्रश्न को देखिए, मान लीजिए मुझे उत्तर नहीं पता है, मान लीजिए आपको भी उत्तर नहीं पता है, कैसे हम लोग उत्तर तक पहुंचेंगे। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कोई भी ऐसा विकल्प जो कि बच्चों में विभेद करे, बच्चों को बंटवारे करने की बात करे, बच्चों को अलग अलग करने की बात करे, उनकी योग्यता के आधार पर, वो हमेशा निगेटिव होता है। जहां पर भी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात आएगी वो हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। दूसरा विकल्प दिया गया है संवर्धन, जिसे अंग्रेजी में इनरिचमेंट बोलते हैं। यानी कि अब देखिए, इनरिचमेंट का मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे मान लीजिए बच्चा प्रतिभाशाली है, तो प्रतिभाशाली होने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम उसको बहुत ज़्यादा कंटेंट दे देंगे तो वो और ज़्यादा तीव्र गति से सीखेगा। जैसे मान लीजिए कक्षा 3 का बालक है, तो हम उसके मेंटल लेवल के हिसाब से ही तो कंटेंट देंगे, उसके कक्षा 3 के हिसाब से ही तो कंटेंट देंगे। अब मान लीजिए कक्षा 3 का बालक है और बहुत प्रतिभाशाली बालक है, यानी अन्य बच्चों से तीव्र गति से सीख रहा है, तो हम उसको कक्षा 10 का कंटेंट थोड़ी दे सकते हैं। कहने का मतलब कि इनरिचमेंट यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम उसको बहुत ज्यादा कंटेंट दे देंगे तो वो तीव्र गति से नहीं सीखेगा, बल्कि वो कंटेंट उसके मेंटल लेवल के हिसाब से होना चाहिए। तो इनरिचमेंट यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, विसर्जन की बात की जा रही है, यानी इमर्सन। विसर्जन, इमर्सन को आप दूसरे भाषा में डुबोना कहते हैं इसको, या फिर किसी भी चीज से, जैसे कि कंटेंट ही समझ लीजिए, जैसे बच्चा बहुत प्रतिभाशाली बालक है तो हम उसको इतना ज़्यादा कंटेंट से डुबो दिए, यानी इतना ज़्यादा उसको सीखने के लिए दे दिए, तो क्या वो, अगर उसके मानसिक स्थिति के हिसाब से नहीं होगा तो क्या वो उन चीज़ों को सीख पाएगा? नहीं। कंटेंट ज़्यादा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके मेंटल लेवल और उसकी कक्षा के स्टैंडर्ड के हिसाब से देना इंपॉर्टेंट है। विसर्जन का मतलब होता है डुबो देना, मतलब कि जबरदस्ती उसको इतना ज्यादा कंटेंट से दबा देना कि वो आगे तीव्र गति से सीख पाए। तो कितना भी आप, वो प्रतिभाशाली बालक है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर डाल देंगे कंटेंट वाइज, मतलब कि बहुत ज्यादा उसको बता देंगे, बहुत ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित कर देंगे, तो वो भी उसके लिए निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि कक्षा 3 का बालक है, कक्षा 10 के किताबें ला करके दे देंगे तो वो थोड़ी सीख पाएगा इतना। तो ये भी विकल्प यहां पर निगेटिव हो गया। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, त्वरण। त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे कि देखिए, आप जब बाइक चलाते हैं तो एक्सेलरेट करते हैं, उतनी ही तेज आपकी बाइक चलती है। यहां पर वहीं तो बोला गया है तीव्र गति से हमें बच्चे को सिखाना है। तो तीव्र गति से सिखाना यानी क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे। और एक्सेलरेशन कैसे होगा? जब उसके मेंटल लेवल के हिसाब से जब हम उसे कंटेंट देंगे। बाकी के विकल्प देखने में ही आपको निगेटिव लग रहे थे, आपको बस डीपली यहां पर सोचना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि। अब समावेशी कक्षा क्या होता है, पहले इसको समझिए। एक ही कक्षा में जब विभिन्न प्रकार के शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे बालक, मानसिक अक्षमता से जूझ रहे बालक, नॉर्मल बालक, एब नॉर्मल बालक या फिर किसी भी प्रकार की कमी वाले बालक, सब जब एक ही साथ एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में पढ़ाई करते हैं तो उसे समावेशी कक्षा बोला जाता है, ठीक है। यानी बिना किसी भेदभाव के, अगर कोई विकलांग है, अगर कोई मानसिक अक्षमता से जूझ रहा है और कोई नॉर्मल है, कोई प्रतिभाशाली है, सबको एक ही साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना है। इसी को बोला जाता है समावेशी कक्षा, यानी सबको एक साथ लेकर के चलना, ठीक है। अब हमें यह बोला जा रहा है कि समावेशी कक्षा में काम करने वाले टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए, पहला विकल्प दिया गया, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। पाठ्यचर्या में अनुकूलन करने का मतलब क्रिएट करिकुलम एडॉप्शन, यानी कि जो भी अब जैसे मान लीजिए पैर से कोई विकलांग बालक है और नॉर्मल बालक है, तो दोनों के लिए करिकुलम में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। जैसे बच्चे को आप शारीरिक गतिविधि भी कराते हैं, पाठ्यचर्या में ये भी शामिल है, तो वहां पर नॉर्मल बालक जो है वो दौड़ में पार्टिसिपेट करेगा और ये सभी चीजें करेगा जो शारीरिक गतिविधि होती है। लेकिन जो पैर से विकलांग बालक है वो तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यही बोला जा रहा है कि पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, यानी कि जो बच्चा जैसा है उसके हिसाब से हम उसके लिए पाठ्यक्रम को डिसाइड करें, उसके एडॉप्ट करने के लिए। अब जो पैर से विकलांग बालक है उसको जबरदस्ती हम लोग रेस थोड़ी करा देंगे नॉर्मल बच्चे के साथ, नहीं हो सकता। इसीलिए बोला जाता है पाठ्यचर्या में अनुकूलन, यानी जो जैसा है उसके हिसाब से हम उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण करें, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। अब ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर एक बच्चा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है, दूसरा बच्चा उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है, तो सभी के दृष्टिकोणों को जब हम लोग यहां पर एक्सेप्ट करेंगे तो उन सबके बीच में एक्सेप्टेंस की भावना आएगी कि कक्षा में मेरे भी बातों को महत्व दिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि बच्चे में पॉजिटिव थिंकिंग जनरेट होगा, जिससे उसके अंदर पॉजिटिव इमोशन जनरेट होगा, जिससे उसका संज्ञान पॉजिटिव तौर पर प्रभावित होगा, यानी कि वह कहीं ना कहीं
उन सभी चीजों को सीखने के लिए प्रेरित होगा। और वैसे भी देखिए, जब भी आप सभी दृष्टिकोणों को शामिल करते हैं तो उसके गुण दोषों पर ज्यादा चर्चा होती है। इससे क्या होता है कि बच्चे को आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सोचने समझने की एक तरीके से मौका मिलता है। इससे बच्चे और अच्छा तरीके से सीख पाते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करना। अब इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझिए। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में जाने बिना उसके बारे में अपने मन में पहले से ही अवधारणा बना लेना, इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। जैसे कि मान लीजिए दो बच्चे आपके सामने आए, कक्षा में दो बच्चे आपके सामने आए। एक बहुत साफ सुथरा है, नहा धुला करके और एकदम बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ है, और दूसरा बच्चा जो थोड़ा गंदे मचैले कपड़े पहना हुआ, फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है। तो आप दोनों को जब पहली नजर में देखेंगे तो आपके मन में क्या आता है कि जो साफ सुथरा कपड़ा पहना हुआ है वो ज्यादा एजुकेटेड होगा, और जो गंदा मुचैला पहना हुआ है या फिर जो फटा पुराना पहना हुआ है वो अनपढ़ होगा। लेकिन आप उनके बारे में, उसकी योग्यता के बारे में जाने बिना ये अपने अंदर अवधारणा बना लिए, तो इसी को पूर्वाग्रह बोलते हैं। हो सकता है कि वो जो फटे पुराने या फिर मैले कुचैले कपड़ा पहना हो सकता है वो गरीबी से जूझ रहा हो। तो गरीबी और बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर दोनों अलग अलग चीज है। अगर कोई बच्चा गरीब है और उसकी वजह से वह आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से फटे पुराने कपड़े पहना है, इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि उसका संज्ञानात्मक स्तर नीचे होगा। यहां पर हमने क्या किया कि उस साफ सुथरे कपड़े को देख करके हमने उसको पढ़ा लिखा जान लिया, और जो फटा पुराना कपड़ा पहना था उसको अनपढ़ हमने जान लिया। तो इसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह, यानी किसी के बारे में जाने बगैर आप उसके बारे में अपने मन में जो अवधारणा बना लेते हैं उसी को पूर्वाग्रह बोला जाता है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अपने स्वयं, यानी किसकी बात की जा रही है, टीचर की बात की जा रही है कि टीचर अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करे। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। हम किसी के बारे में पहले से अवधारणा क्यों बनाए? हो सकता है कि वो बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जो साफ सुथरा कपड़ा पहना था उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। यहां पर तो आर्थिक स्थिति की वजह से ना वो फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था, तो हम उसकी मानसिक योग्यता को उसके कपड़ों से नहीं नाप सकते। इसलिए पूर्वाग्रह से हमें ग्रसित नहीं होना चाहिए और उस पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए एज ए टीचर। हमें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो ये तो विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। विविधता का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी, यानी कि अगर बच्चे अलग अलग विचार लेकर के आ रहे हैं तो आप उसको एक बाधा के रूप में देख रहे हैं, जबकि ये बाधा नहीं है। जब किसी के बच्चे के मन में कोई डाउट है और वो डाउट अगर प्रश्न कक्षा में पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर जब आप उसके गुण दोषों पर चर्चा करेंगे तो वो बाधा कहाँ हुआ, वो तो और ज्यादा बच्चों का डाउट क्लियर होगा ना। तो ये निगेटिव सेंस में है, इसको बाधा के रूप में नहीं बल्कि इसको संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी 1, 2 और 3 वाला विकल्प सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। देखिए 1, 2, 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, शैशवावस्था में समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण है। सबसे पहले किसके बारे में बात किया गया, शैशवावस्था। शैशवावस्था का एज ग्रुप क्या होता है, 0 से 2 साल। और उसके बाद किसकी बात की गई है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसका एज ग्रुप होता है 2 से 6 साल। ध्यान से सुनिएगा, जब बच्चे का जन्म 0 साल पर हुआ और 2 साल तक वह अपने परिवार के संपर्क में ज्यादा रहता है। जब बच्चा पहली बार जन्म लिया तो परिवार के ही संपर्क में तो आएगा, यानी कि वह समाजीकरण पहले कैसे सीखता है, परिवार से। और परिवार कौन सा कारक होता है, कौन सा संस्था होता है, वो प्राथमिक संस्था होता है। यानी कि 0 से 2 साल की अवस्था में तो वो प्राथमिक संस्था के संपर्क में आएगा। चारों विकल्प में देखिए प्राथमिक पहले प्राथमिक केवल एक ही विकल्प में दिया गया है। तो ये तीनों तो ऐसे ही गलत हो गए, आपको सोचना ही नहीं था। ये तीनों ऐसे ही गलत हो गए क्योंकि 0 से 2 साल बच्चा परिवार में ही रहता है और वो परिवार उसका प्राथमिक संस्था है। बाकी जब 2 से 6 साल का जब बच्चा होगा तब वो अपने मोहल्ले में के संपर्क में आएगा, बाकी मीडिया के संपर्क में आएगा, और ये सभी चीज़ों के मीडिया कहने का मतलब कि टीवी वी देखना शुरू कर देता है और ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये किस में आएगा, ये माध्यमिक में आएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण कैसे होता है, वो माध्यमिक होता है, क्योंकि जब बच्चा 3 साल का होगा तो 3 साल पर बच्चा प्री प्राइमरी में चला जाएगा, यानी कि स्कूल के भी संपर्क में आ रहा है। स्कूल क्या हो गया, वो माध्यमिक ही तो है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 0 से 2 साल यानी शैशवावस्था प्राथमिक, और प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि 2 से 6 साल वाला क्या हो जाएगा, माध्यमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेव वाइगोस्की के अनुसार, ध्यान से समझिएगा, लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत।
ध्यान से सुनिए, इनके पूरे नाम में ही इनका पूरा परिभाषा छुपा हुआ है। सामाजिक का मतलब कि बच्चे एक दूसरे से सामाजिक तौर पर, कि समाज में क्या है, हमारा परिवार है, आस पड़ोस के लोग हैं, मीडिया है। सांस्कृतिक का मतलब कि जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं, जैसे कि अगर आप यूपी में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, केरल में रह रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपका संस्कृति परिवर्तित होता है, थोड़ा थोड़ा आपका संस्कृति परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से अंतःक्रिया इन्होंने लास्ट टर्म दिया था, यानी अंतःक्रिया को अंग्रेजी में इंटरेक्शन बोलते हैं। इंटरेक्शन का मतलब कि एक दूसरे से बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना। यानी कि लेव वाइगोत्स्की ने यह कहा था कि हम सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से बातचीत करके हम सीखते हैं। सीखने को ही दूसरी भाषा में संज्ञान बोला जाता है। जैसे कि आप किसी को ज्ञापन देने जाते हैं तो आप कहते हैं कि सर हम आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहते हैं, यानी हम आपको इसके बारे में सूचना देना चाहते हैं। संज्ञान का मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कंफ्यूज मत होइएगा संज्ञानात्मक विकास को लेकर के। संज्ञानात्मक विकास का मतलब हो गया कि चीजों के बारे में जानना, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की ने यही कहा था कि बच्चे सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं, यानी चीजों के बारे में जानते हैं, यानी उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। इसी को ध्यान में रखकर के हमें उत्तर ढूंढना है। पहला देखिए, कहा जा रहा है कि सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ध्यान से समझिएगा, सामाजिक कारक में क्या आ गया, आपके परिवार, आपके मोहल्ले के लोग, आपके मीडिया, आपका समुदाय, ये सब कुछ सामाजिक कारक हो गया। कहा जा रहा है कि सामाजिक कारक जो होता है वो भाषा विकास को प्रभावित करता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। आप परिवार के संपर्क में ही आकर के पहली बार लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं, यानी कि भाषा का अर्जन करते हैं। तो ये तो भाषा का विकास हो गया सामाजिक कारक के अंतर्गत। और ये भी कहा जा रहा है कि परंतु ध्यान दीजिए, संज्ञानात्मक विकास को नहीं। अब लेव वाइगोत्स्की ने यह कहा था कि हम एक दूसरे से सामाजिक तौर पर बातचीत करके ही सीखते हैं, यानी हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। जबकि विकल्प क्या कह रहा है कि सामाजिक कारक जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है, जो कि विकल्प निगेटिव हो गया, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि हम एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं। तो बातचीत करने के लिए पहले क्या चाहिए, हमें भाषा चाहिए, तब तो हमारे संज्ञान में वृद्धि होगा, यानी हमारे ज्ञान में वृद्धि होगा। तो पहले भाषा आएगा, उसके बाद संज्ञान आएगा। जबकि यहां पर विकल्प उल्टा बताया जा रहा है, पहले संज्ञानात्मक विकास फिर भाषा बताई जा रही है, इसलिए यह गलत हो गया। पहले भाषा आएगा तभी तो आप एक दूसरे से बातचीत करके कुछ नई चीजों को जानेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, जब वो बोलना सीख जाता है तभी तो आपसे पूछता है कि अंकल वो क्या है, अंकल ये क्या है, ये कैसे होता है। वो चीज़ों के बारे में कैसे सीख रहा है, आपसे इंटरेक्शन करके, बातचीत करके। यानी चीज़ों के सीखने के लिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या जरूरी है, जरूरी यह है कि हमें भाषा आनी चाहिए, तभी तो हम उसको कुछ बताएंगे तो वो कुछ नया सीख पाएगा, यानी उनके संज्ञान में वृद्धि हो पाएगा। तो पहले भाषा फिर संज्ञान आना चाहिए, जबकि विकल्प उल्टा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो यह भी विकल्प निगेटिव है। कैसे स्वतंत्र हो सकता है, संज्ञानात्मक विकास तो भाषा पर डिपेंडेंट है ना। जैसे बच्चा अगर आपसे कुछ पूछ रहा है कि अंकल वो क्या है, वो कैसे आपसे इंटरेक्शन कर पा रहा है, भाषा के माध्यम से, और भाषा के माध्यम से ही आप उसके प्रश्न का जवाब देंगे, यानी उसके संज्ञान में वृद्धि होगा। तो एक दूसरे से स्वतंत्र कहां हुआ, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना ये, क्योंकि जब वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो भाषा के माध्यम से पूछ रहा है, और जब आप उसको जवाब देकर के उसके संज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं तो वो भी भाषा के माध्यम से हो रहा है। तो स्वतंत्र कहां, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जबकि विकल्प स्वतंत्र बोला, इसलिए गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब तो आपको सोचना ही नहीं है, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले भाषा आएगा तब जाकर के संज्ञानात्मक विकास होगा। यानी पहले बच्चा बोलना सीखेगा, आपसे इंटरेक्शन करेगा, आपसे कुछ पूछेगा, जब आप उसको जवाब देंगे तब जाकर के उसके जानकारी में वृद्धि होगी, यानी उसके संज्ञान में वृद्धि होगी। यानी पहले भाषा फिर संज्ञानात्मक विकास। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर मोटिवेट करिएगा कि क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं अथवा नहीं, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के ऑनलाइन पेपर, कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को देखने के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। देखिए ये अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, किस स्तर में आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने टोटल 3 स्तर बताए थे और प्रत्येक स्तर में 2-2 उपचरण बताए थे। तो पहला उनके द्वारा क्या बताया गया था, पूर्व पारंपरिक,
दूसरा पारंपरिक स्तर, तीसरा उत्तर पारंपरिक स्तर। तो देखिए पहला उत्तर संक्रियात्मक दिया गया तो ये तो होगा नहीं, पूर्व संक्रियात्मक दिया गया ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास केवल दो ही विकल्प बचा है। दो विकल्प में देखिए पहला पूर्व पारंपरिक कहा गया है। पूर्व पारंपरिक यानी प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, बच्चे में बिल्कुल भी नैतिकता नहीं होती है। जैसे कि दंड अभिविन्यास आपने सुना होगा कि बच्चे में नैतिकता नहीं होती, लेकिन वो दंड यानी कि पिट जाने की डर की वजह से उसमें नैतिकता आती है। जैसे आपके घर में अगर 2-3 बच्चे होंगे 2-3 साल के 4 साल तक के, तो आप उनको अगर बाहर से आते हैं और उनको 10 टॉफी ला करके दे देते हैं एक बच्चे को, और अगर बोलते हैं कि बेटा दूसरे भाई को भी इसमें से आधा टॉफी दे दो, वो नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसे ये लग रहा है कि सारी टॉफी मेरे लिए है। जब तक उसको दंड का एहसास ना हो जाए कि अब अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी, तब जाकर के वो कुछ टॉफी निकाल करके अपने भाई को देगा। यानी कि उसमें नैतिकता नहीं है। लेकिन वो कैसे आया? वो दंड की वजह से आया। तो ये पूर्व पारंपरिक में होता है। इसके अलावा इसका दूसरा उपचरण ये होता है कि जैसा व्यवहार मेरे साथ करोगे, टिट फॉर टैट वाला, यानी कि अगर किसी ने मेरी पेंसिल तोड़ दी तो मैं भी उसका पेंसिल तोड़ दूंगा। तो ये भी पूर्व पारंपरिक में आता है। तो इसके दो उपचरण में तो ये अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला है नहीं। एक ही विकल्प अब हमारे बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल में अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला कॉन्सेप्ट आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। जैसे कि आपके मोहल्ले में अगर आप छोटे रहे होंगे, जब पढ़ाई कर रहे होंगे 4, 5, 6, 7, 8 में, तो उस दौरान आपके मोहल्ले में भी आपके हम उम्र बच्चे होंगे जो कि उसी कक्षा में पढ़ रहे होंगे, और अगर आपसे ज़्यादा मार्क उसका आ गया तो आपके घर वाले आपको लगातार कह रहे होंगे कि देखो उनका लड़का कितना अच्छा है पढ़ने में, वो कितना अच्छा नंबर लेकर के आया है, तुम दिन भर घूमते रहते हो, मोबाइल देखते रहते हो। तो उस समय आपके मन में एक मेंटेलिटी होती है कि वो लड़का मेरे से ज़्यादा नंबर लाया, इसलिए उसके पूरे मोहल्ले वाले तारीफ कर रहे हैं, मैं भी उसी के पथ पर चलूंगा और मैं भी खूब पढ़ाई करूंगा, उसी का कॉपी करने लगते हैं। यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी जिसको समाज ने स्वीकृति दे दिया है कि ये अच्छा लड़का है, लोग मतलब कि बच्चे, उस एज के बच्चे उसको कॉपी करने लगते हैं। इसी को बोलते हैं अच्छा लड़का अच्छा लड़की, यानी कि पारंपरिक स्तर में ये आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है, और दोनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया है, शिक्षकों और साथियों जैसे कि अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, और उन्होंने एक टर्म दिया था MKO। MKO का फुल फॉर्म क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई भी एक ऐसा पर्सन जो आपके हम उम्र भी हो सकता है, आपसे एज में छोटा भी हो सकता है और आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है। तो कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि आपसे ज़्यादा जान रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो वो आपके ज्ञान में वृद्धि कर सकता है जब आप उससे बातचीत करते हैं। अब इसका एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके घर में बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जो कि उस समय मोबाइल से फैमिलियर नहीं थे, लेकिन घर में अगर छोटा बच्चा है तो वो मोबाइल से बिल्कुल फैमिलियर हो चुका है आज के जनरेशन की वजह से, और वो अपने दादाजी को बता रहा होता है कि इस प्रकार से मोबाइल में ये चीज़, ये फंक्शन होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए उम्र मैटर नहीं करता है। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में कोई छोटा बच्चा भी अगर मेरे से ज़्यादा जान रहा है तो वो मेरे ज्ञान में, मेरे संज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि करेगा, यानी वो छोटा बच्चा भी मेरे लिए MKO का काम करेगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर कही जा रही है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार। ठीक है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो मेरे से ज़्यादा जानता है, अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ये तो बात बिल्कुल सही है। यानी कि जब दादाजी को मोबाइल चलाने नहीं आ रहा था तो उनका पोता जो कि उनसे एज में छोटा था, उनके लिए MKO का काम कर रहा था, यानी अधिक जानकार का काम कर रहा था, और इससे उनके संज्ञान में विकसित हुआ, उनके कौशल में विकास हुआ कि किस प्रकार से मोबाइल को चलाना है। यहां तक क्लियर हो गया, यानी ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरा देखिए कारण क्या बताया गया है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ये तो बात बिल्कुल सही है। लेव वाइगोत्स्की ने यही तो कहा था सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी कि बच्चे सामाजिक तौर पर समाज में कौन कौन आएंगे, आपका परिवार, आपके समुदाय के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, आप उन्हीं से तो इंटरेक्शन करते हैं, और जब उनसे इंटरेक्शन करते हैं तो आपके संज्ञान में, यानी आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो वही बात तो बोली जा रही है कि सामाजिक संपर्क से सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, यानी A और R दोनों सही है, और जो R है वो A की सही तरीके से व्याख्या करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है,
अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, अधिगम के लिए आकलन यानी अभी अधिगम हुआ नहीं है। अधिगम का मतलब कुछ भी नया सीखना। अधिगम का परिभाषा ये कहता है कि हमारे प्रयास के माध्यम से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोलते हैं। जैसे कि आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रयास कर रहे हैं कुछ नया सीखने के लिए। आपने प्रयास किया, एफर्ट किया, अब इस प्रयास की वजह से अगर आप कुछ नया सीख पा रहे हैं यानी आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो इसे ही अधिगम बोला जाता है, इसे ही सीखना बोला जाता है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि अधिगम के लिए आकलन यानी सीखने के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? यानी अभी बच्चा सीखा नहीं है, उसको सीखने के लिए आकलन करना है, यानी उसके सीखने के दौरान क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसका आकलन करना है। ठीक है, तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब बच्चा कक्षा में पढ़ रहा है, कुछ नया सीख रहा है, तो उसी दौरान उसका आकलन किया जाता है टीचर के द्वारा और उसको फीडबैक दिया जाता है कि आपकी यहां पर कमी है जिसकी वजह से आप नहीं सीख पा रहे हैं, या फिर आपको इस तरीके से सीखना चाहिए। मतलब कि जो कुछ भी उसके सीखने में कमी होगी उसको तुरंत टीचर उसको फीडबैक के तौर पर बताएगा और वो सीखने में जो भी उसकी कमियां होंगी उसको दूर करेगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। कोई भी ऐसा विकल्प जो कि बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर बांटने की बात करे वो हमेशा निगेटिव होता है। अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना यानी ABCD अलग अलग ग्रेडिंग करना या फिर नंबरिंग करना, तुम फर्स्ट हो, तुम सेकंड हो, तुम थर्ड हो, तुम फेल हो, तो ये भी तो एक तरीके से बंटवारा हुआ ना उनकी योग्यता के आधार पर, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने पर करना। देखिए, मानक जहां पर भी वर्ड आपको दिख जाए और अंग्रेजी में इसे ही बोलते हैं स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, तो वो हमेशा निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें एक ही कक्षा में मानसिक रूप से अक्षम बालक भी है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक भी है, बहुत प्रतिभाशाली बालक भी है और बहुत कमजोर बालक भी है, औसत बालक भी है। अब मान लीजिए कोई पैर से विकलांग बालक है, दिव्यांग बालक है। अब अगर हम लोग मानक सबके लिए कर दें कि नहीं, सबको रेस कंपटीशन में भाग लेना ही लेना है, सबको दौड़ना ही दौड़ना है, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हम सबको एक पैमाने पे नहीं तौल सकते। कोई बच्चा मान लीजिए सुन नहीं सकता और उसकी हम वाइवा कैसे ले सकते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ? कोई बच्चा मान लीजिए देख नहीं सकता तो हम उसको पेपर पेंसिल पर परीक्षा कैसे ले सकते हैं? यानी सबके लिए एक मानक तय नहीं हो सकता, सबकी जरूरतें अलग अलग हैं। इसीलिए समावेशी कक्षा में सबकी जरूरतों को विशेष तौर पर ध्यान देकर के उसकी जरूरत के अनुसार ही उसका एक तरीके से आकलन किया जाता है। किसी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती समावेशी कक्षा में, इसलिए यह विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, देखिए ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। यह बात बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? अब अगर मान लीजिए बच्चा कुछ सीख रहा है और सीखने के दौरान उसमें कुछ चीजें गलत हैं जिसकी वजह से वो नहीं सीख पा रहा है, तो एज ए टीचर हम उसको फीडबैक देंगे, प्रतिपुष्टि देंगे कि बेटा आपकी यहां पर कमी है, आप इस तरीके से करिए। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो मोटिवेट होगा नए नए तरीकों को अपनाने के लिए, और साथ ही साथ वो जो कठिनाई आ रही थी जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो रहा था, अगर वो कठिनाई दूर हो जाती है फीडबैक देने की वजह से, तो जाहिर सी बात है वो मोटिवेट होगा और अच्छे तरीके से सीखने के लिए। इसी को बोलते हैं अधिगम के लिए आकलन, यानी कि बच्चे की जहां पर दिक्कत आ रही है सीखने में, उस दिक्कत का पहचान करके बच्चे को फीडबैक देना। ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है। शब्द खेल की बात की जा रही है, यानी वर्ड गेम की बात की जा रही है, ठीक है, वर्ड प्ले की। पहला दिया गया है 12 वर्ष, तो 12 वर्ष तो बहुत ज़्यादा हो गया, उससे पहले ही बच्चे शब्दों का निर्माण करना सीख जाते हैं और शब्दों के बारे में गेम खेलना सीख जाते हैं, तो ये तो बहुत लेट की बात की जा रही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 1 वर्ष बहुत कम हो गया, इस समय बच्चा शब्दों के बारे में छोटे छोटे शब्द बोल तो लेता है लेकिन वर्ड प्ले नहीं कर पाता है, ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए दिया गया है 3 वर्ष। 3 वर्ष भी बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है 7 वर्ष, क्योंकि 7 वर्ष का जब बच्चा होगा, ध्यान से सुनिए, 7 वर्ष का जब बच्चा होगा, 6+ एज में वो किस क्लास में जाता है? कक्षा 1 में चला जाता है, 1 स्टैंडर्ड में चला जाता है, ठीक है। और जब 7 साल का बच्चा होगा तो 2 स्टैंडर्ड में चला जाएगा, 2nd स्टैंडर्ड में चला जाएगा। अब कक्षा 2 का जो बालक होता है वो शब्दों के साथ खेल सकता है। शब्दों के साथ खेलने का मतलब कि वर्ड प्ले जो होता है, कि मान लीजिए अंताक्षरी खेलना या फिर इस प्रकार की चीज़ें करना कि कोई एक वर्ड बोला और उसके अंत में जो अक्षर आया उससे नया वर्ड बनाना, इस प्रकार की चीज़ें, तो ये 2 साल का बच्चा कर सकता है। लेकिन 2 साल का बच्चा, माफ़ कीजिएगा, कक्षा 2 में
में जो बच्चा है यानी जिसकी एज 7 साल है वो कर सकता है, लेकिन 3 साल का बच्चा नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 7 वर्ष इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने जो दिया था, उन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों पर किया था। 10 से लेकर के 16 वर्ष के बच्चों के बीच में उन्होंने अपना प्रयोग किया था और उनको एक कहानी सुनाई, हिंज की कहानी सुनाई, और उसमें उन्होंने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जिससे बच्चा नैतिक दुविधा में फंसता है और उसके बाद से वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो यहां पर जो कैरोल गिलिगन थे वो इसी बात को लेकर के इनकी आलोचना करते थे कि चूंकि इन्होंने महिलाओं को अपने प्रयोग में शामिल नहीं किया, जब तक महिलाओं को प्रयोग में शामिल नहीं किया जाएगा तो महिलाओं में नैतिक विकास किस प्रकार से होता है इसका एग्जैक्ट कोई नियम नहीं दिया जा सकता। इसीलिए इनका विरोध क्यों किया गया, इनका क्यों आलोचना की गई कैरोल गिलिगन के द्वारा? नारीवादी दृष्टिकोण की वजह से, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने प्रयोग में महिलाओं को शामिल नहीं किया था, लड़कियों को शामिल नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने पर दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति से संबंधित है। मान लीजिए एक यहाँ पर कोई एक जानवर है, मान लीजिए कि कोई एक जानवर है, ठीक है, और कोई एक बच्चा है जो कि इसके पैरों पर ध्यान दे रहा है, और एक ही समय में अगर वह इस पूरे जानवर पर ध्यान ना दे करके केवल इसके पैरों पर ध्यान दे रहा है, और अगर उस बच्चे से आप पूछेंगे कि बेटा इस जानवर की पूंछ है या नहीं, जब ये जानवर उससे डिसअपीयर हो गया यानी उससे उसके आंखों से ओझल हो गया, जब उसकी आंखों के सामने से चला गया, चूंकि बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में किसी भी वस्तु के केवल एक ही प्रॉपर्टी पर केवल ध्यान दे पाता है, वही बात यहां पर बोली गई है। देखिए, जो किसी स्थिति के एक पहलू, देखिए केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने, यानी दूसरे को इग्नोर कर दे रहा है। यानी कि बच्चा अगर पैर को देख रहा है तो केवल पैर ही को देखेगा कि इसके 4 पैर हैं। अब अगर ये जानवर उसके आंखों से ओझल हो गया यानी चला गया, अब अगर उस बच्चे से आप पूछेंगे कि बेटा उस जानवर की पूंछ थी या नहीं, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा था कि वह एक समय में केवल एक ही प्रॉपर्टी पर ध्यान दे पाएगा। तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं? इसको सेंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रेशन, यानी कि केंद्रीयकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। और इसका जस्ट रिवर्स ये होता है, विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी कि डिसेंट्रेशन। उसमें क्या होता है कि बच्चा एक ही समय में सभी पहलुओं पर ध्यान दे लेता है, यानी उसके पैर को भी ध्यान से देखेगा, उसके पूंछ को भी देखेगा, उसकी आंखों को भी देखेगा, उसके पेट को भी देखेगा, अन्य सभी उसके पहलुओं पर ध्यान दे लेता है, तो उसको डिसेंट्रेशन कहते हैं। लेकिन जब केवल एक पहलू पर ध्यान दे और दूसरे को इग्नोर कर दे तो उसको सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीयकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। यानी कि देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया और मध्य बाल्यावस्था की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया। प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज क्या होती है? देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था का एज जो होता है वो 2 से 6 साल होता है, और मध्य बाल्यावस्था का 6 से 9 साल होता है, और उत्तर बाल्यावस्था का 9 से 12 साल होता है। ठीक है, तो इसको तो हमें देखना नहीं है क्योंकि इन्हीं दोनों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, 2 से 6 साल का जब जो बच्चा होता है उसमें जो वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब कि जो आपको दिख सके, जैसे कि बच्चे के वेट में वृद्धि होना, बच्चे के हाइट में वृद्धि होना, तो ये नियमित हो जाता है। नियमित होने का मतलब कि जैसे देखिए, बच्चा जब 0 से 2 साल के बीच में होगा यानी शैशवावस्था में होगा, तो उसकी लंबाई जो है वो अचानक से बढ़ने लगती है, धीरे धीरे, मतलब तेजी से बढ़ती है। लेकिन जब बच्चा 2 से 6 साल के बीच में होता है तो वो एक्सपोनेंशियल रेट से ना बढ़ करके एक नियमित रेट से बढ़ने लगता है। नियमित को ही अंग्रेजी में स्टडी बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इंग्लिश और हिंदी पेपर में कई बार मिस्टेक कर दिया जाता है ट्रांसलेट करने में। स्टडी का मतलब होता है नियमित। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर अगर हम लोग ग्रोथ को दिखाएं और यहाँ पर अगर हम लोग टाइम को दिखाएं ईयर में, तो ये नियमित कहने का मतलब कि इस प्रकार से सीधी रेखा जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टडी। तो यहां पर देखिए, दूसरे वाले में स्टडी वर्ड यूज तो किया गया है, लेकिन हिंदी में इसको स्थिर कहा गया, जबकि स्थिर एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है बल्कि नियमित होना चाहिए था।
लेकिन सभी जगह स्थिर ही यूज किया गया है सभी विकल्पों में। तो हम लोग स्टडी को नियमित मान करके चलेंगे, ना कि स्थिर। यहां तक क्लियर हो गया। तो देखिए, जब बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में यानी 2 से लेकर के 6 साल में है, तो उसमें वृद्धि जो होती है वो नियमित हो जाती है, यानी एक रेट से आगे बढ़ती है। तो यहां तक तो ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या बोला जा रहा है, सोच। अब 2 से 6 साल का जब बच्चा है तो उसमें सोच कैसी होगी, उसमें सोच आत्म केंद्रित वाली होती है। आत्म केंद्रित का मतलब कि बच्चा अपने में ही खोया रहता है। जैसे वो जब खिलौने से खेल रहा है तो अपने में ही बात करने लगता है, 2 से 6 साल का बच्चा, इसी को बोलते हैं आत्म केंद्रित। और देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, जबकि मध्य बाल्यावस्था का एज ग्रुप क्या बताया था मैंने, वो बताया था मैंने आपको 6 से 9 साल का। 6 से 9 साल का जब बच्चा होता है तो धीरे धीरे उसमें जो वृद्धि होता है वो अब धीमे पड़ने लगता है। देखिए, इस एज में जो उसकी वृद्धि थी वो नियमित रूप से बढ़ रही थी, लेकिन अब इस एज ग्रुप में 6 से 9 साल का जब बच्चा होगा तो उसका वेट, उसका हाइट वो धीरे धीरे धीमे होने लगता है। ठीक है। और जो उसमें सोच होती है, अब उसमें तार्किकता आने लगती है, अब वो तर्क करने लगता है। 6 से 9 साल का बच्चा होगा, अगर आप उसको कुछ बताएंगे तो वो उसका क्रॉस वेरीफाई करना चाहेगा, क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में, यानी तार्किक सोच उसमें विकसित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर आप देखेंगे तो देखिए ये कहा जा रहा है कि 6 से 9 साल का बच्चा क्या आत्मकेंद्रित होगा, नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। देखिए 6 से 9 साल का बच्चा आत्मकेंद्रित होगा, नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद से देखिए क्या कहा जा रहा है कि यहां पर कहा जा रहा है कि धीमी होती है। 2 से 6 साल में ग्रोथ जो वृद्धि जो कहा जा रहा है वो धीमी होती है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। एक ही विकल्प केवल बचा, ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। देखिए, गतिक कौशल को मोटर स्किल बोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। पहला स्थूल, जिसमें आपका पूरा बॉडी का मूवमेंट होता है। जैसे कि मैं अगर दौड़ रहा हूं तो दौड़ते समय मेरा पूरा बॉडी मूव कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं पेंसिल से लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पेंसिल से नीरज लिखा, तो नीरज मैं अपने टेबल पर, मेज पर या फिर चेयर पर बैठ करके लिख सकता हूं। मुझे पूरे बॉडी के मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ अपने हाथों से यहां पर नीरज लिख रहा हूं। यानी कि दौड़ने की अपेक्षा लिखने में हमें बॉडी का कम मूवमेंट करना पड़ता है। तो ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें बॉडी का कम से कम मूवमेंट होता है उसे हम लोग सूक्ष्म गतिक कौशल बोलते हैं। और वो क्रिया जिसमें पूरे बॉडी का मूवमेंट हो उसे हम लोग स्थूल गतिक कौशल बोलते हैं। और स्थूल गतिक कौशल को ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। तो देखिए स्थूल में क्या आ जाएगा, जैसे पूरे बॉडी का मूवमेंट किस में होगा, दौड़ने में, भागने में, तैरने में। बाकी इसकी तुलना में जो कम मूवमेंट होगा वो हमारा सूक्ष्म में चला जाएगा। तो चूंकि हमसे स्थूल वाला पूछा गया था, यानी बॉडी का मूवमेंट सबसे ज्यादा किस में होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। एक कागज पर एक बड़े आयत का रूपरेखा के अनुसार काटना। तो ये तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, तो पूरा बॉडी का मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, तो ये भी आप बैठे बैठे कर सकते हैं। बुनाई, यानी कि नाइटिंग कहा जा रहा है, तो यहां पर बुनाई भी आप बैठे बैठे कर सकते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। लेकिन तैरने की बात करें तो इसमें पूरा बॉडी का मूवमेंट होता है, पूरा बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, यानी सबसे ज्यादा शरीर का मूवमेंट जो होता है वो तैरने में हो रहा है, और इसीलिए इसे स्थूल गतिक कौशल कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भौतिक वृद्धि और विकास जो होता है वो विकास के किन सिद्धांतों का पालन करते हैं। देखिए, भौतिक वृद्धि यानी भौतिक मतलब कि जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे बच्चे की हाइट हो गया, बच्चे का वेट हो गया। तो बच्चे का हाइट और बच्चे का वेट जो होता है वो शीर्षगामी यानी कि अवरोही क्रम को फॉलो करता है। ठीक है। और जो बच्चे का विकास होता है वो समीपस्थ सिद्धांत को फॉलो करता है। अब इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, इस प्रकार से बच्चा है, तो बच्चे का जो वृद्धि होता है वो ऊपर से नीचे की ओर यानी शीर्षगामी इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार से होता है। और जो बच्चे का विकास होता है, विकास कहने का मतलब कि जैसे बच्चे अपने बॉडी पर कंट्रोल किस क्रम में पाते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये बच्चे का हार्ट है, तो जब बच्चा मान लीजिए 1 साल का है तो देखिएगा वो अपने हाथ से बॉल पकड़ लेता है। लेकिन अगर 1 साल के बच्चे को आप पेंसिल पकड़ने के लिए देंगे तो वो पेंसिल नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो विकास होता है, अपने बॉडी पर जो कंट्रोल होता है वो अंदर से बाहर की ओर होता है। समीपस्थ का मतलब कि आंतरिक से बाहर की ओर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहां पर आंतरिक, ये हार्ट हो गया, उसका केंद्र बिंदु हो गया। यहां से सबसे पहले वो अपनी इस बांह पर, भुजा पर कंट्रोल पाता है, इसके बाद अपने हथेली पर कंट्रोल पाता है,
अभी उंगलियों पर कंट्रोल नहीं पाया हुआ है, अभी हथेली तक जब वो पहुंचा तो अपनी उंगली और हथेली का प्रयोग करते हुए वो बॉल को तो पकड़ लिया, लेकिन चूंकि उंगलियों पर उसका कंट्रोल नहीं है इसलिए वो पेंसिल नहीं पकड़ पाता है। अब जब हथेली पर कंट्रोल हो गया उसके बाद धीरे धीरे जब उसकी एज बढ़ेगी तब वो उंगलियों पर कंट्रोल पाएगा, और जब 2 से 3 साल 4 साल का बच्चा होगा तब वो पेंसिल पकड़ना धीरे धीरे सीखता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है वो आंतरिक से बाहरी की ओर होता है, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी अंदर से बाहर की ओर। देखिए सबसे पहले वो अपने हाथ पर कंट्रोल पाता है, उसके बाद से हथेली पर, उसके अंत में जाकर के वो उंगलियों पर कंट्रोल पाता है और पेंसिल पकड़ना सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। देखिए दर्शन शास्त्र यानी कि जो फिलोसफर होते हैं। अब फिलोसफर क्या होते हैं, अपनी जिंदगी पर अपने अंदर झांक करके कुछ ऐसे सिद्धांत देते हैं या फिर कुछ ऐसी बातों को बताते हैं जो कि फिलॉसफी की बात होती है, ठीक है। तो वो अपने अंदर झांक करके इस प्रकार के सिद्धांतों को देते हैं। तो जब भी अपने अंदर झांकने की बात होगी तो वो हमेशा इंट्रापर्सनल होगा, और जब दूसरे के अंदर झांकने की बात होगी तो वो इंटरपर्सनल होता है, ठीक है। तो देखिए इंट्रापर्सनल यानी अंतःवैयक्तिक, यानी कि दर्शन शास्त्री कैसा होगा, वो इंटरपर्सनल, उसमें बुद्धि पाई जाएगी। और साथ ही साथ मूर्तिकार पूछा गया था। मूर्तिकार, अब जैसे मान लीजिए किसी का मूर्ति बनाना है, स्टैचू बनाना है, तो स्टैचू, अब मान लीजिए ये हाथ है तो हाथ इसके सर पर तो नहीं बना देगा, मान लीजिए ये पैर है, पैर इसके इस हाथ के आगे तो नहीं बना देगा। सबका एक पोजीशन है और उस पोजीशन के अनुसार ही बनाएगा, यानी कि ये स्थान से संबंधित है मूर्तिकार, ठीक है। मूर्तिकार जो है वो स्थान से संबंधित है, इसलिए दिक स्थान, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। अनुभवात्मक अधिगम यानी कि खुद के एक्सपीरियंस से जो बच्चा सीख रहा है वह इस प्रकार का सीखना किस पर बल देता है। तो देखिए खुद से करके सीखेगा तो जाहिर सी बात है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में उसके गुण और दोषों के बारे में जानेगा, यानी उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग पर ज्यादा जोर देगा। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर। देखिए कोई भी ऐसा विकल्प जो कि बच्चों में कंट्रोल करने की बात करे वो हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं जिसमें बालक केंद्र में है और वो बिल्कुल स्वतंत्र वातावरण में सीखता है। यहाँ के शिक्षक के नियंत्रण पर यानी कि कंट्रोल में है बच्चा, इस वजह से ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए सीखने के पुनर्बलन की भूमिका पर। देखिए सीखने के पुनर्बलन कहने का मतलब कि बच्चे को री इन्फोर्समेंट दिया जा रहा है, यानी उसे कुछ ना कुछ पुनर्बलन दिया जा रहा है, जैसे टॉफी हो गया, कुछ इनाम हो गया या फिर कोई भी चीज। देखिए जो बच्चा अगर खुद से सीखने के लिए मोटिवेटेड है तो उसको कहीं से भी बाहर से इनाम देने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं से भी बाहर से चॉकलेट देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तत्परता का सिद्धांत होता है। जो बच्चा खुद से सीखने के लिए तत्पर है वो किसी इनाम का वेट नहीं करेगा कि मुझे इनाम दीजिए तब मैं सीखूंगा, मुझे चॉकलेट दीजिए तब मैं सीखूंगा, वो खुद से तत्पर है। तो सीखने के पुनर्बलन की भूमिका यहां पर निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। चौथा देखिए एक प्रक्रिया, क्योंकि आपको यह भी ध्यान देना है कि बच्चा खुद के अनुभव से सीख रहा है, अनुभव खुद से प्राप्त कर रहा है, यानी कि वो खुद से तत्पर है चीजों को करके सीखने के लिए। जब खुद से ही तैयार है तो फिर पुनर्बलन देने की आवश्यकता ही क्या है, तो ये निगेटिव हो गया। चौथा देखिए एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम के एक उत्पाद के रूप में। अब देखिए प्रक्रिया कहने का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण सीखने की बात की जा रही है, और उत्पाद कहने का मतलब कि एक प्रोडक्ट के रूप में। जैसे मान लीजिए बच्चे को 2+2 सिखाना है तो बच्चे को सीधे बता दिया जा रहा है कि 2+2 = 4 होता है, लेकिन ये आया कैसे, ये कॉन्सेप्ट कैसे बच्चा जानेगा कि योग कैसे होता है, जोड़ कैसे होता है। तो उसको इसका प्रोसेस ना बता करके डायरेक्टली बता दिया कि 2+2 = 4 होता है, तो ये तो निगेटिव हो गया ना, क्योंकि बच्चे को आया कैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रोसेस कैसे है कि जिस तरीके से चीजों को जोड़ना सीखा बच्चा सीखेगा। क्योंकि यहां पर केवल एक कॉन्सेप्ट थोड़ी है, इसके बाद बच्चा 3+3 करेगा, 4+4 करेगा, तो इतने को रट रहा है तो कितने को रट पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए यह विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि प्रोसेस अप्रोच पर ज्यादा जोर दिया जाता है शिक्षण के क्षेत्र में, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि ये प्रोसेस को इग्नोर करने की बात कर रहा था। देखिए प्रक्रिया के बजाय यानी प्रोसेस को इग्नोर करने की बात कर रहा था, इसलिए यह निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन का मतलब क्या हो गया कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल यानी कि उसके गुण दोषों के बारे में। अब जो बच्चा खुद से करने के लिए तत्पर है, खुद से अनुभव प्राप्त करके सीख रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके गुण दोषों पर चर्चा विमर्श करेगा। वही बात यहां पर कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग
स्किल को बढ़ाना है तो इसके लिए बच्चे में ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए, यानी कि बच्चों में मानसिक उद्वेलन होना चाहिए, प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए उत्सुकता होना चाहिए, मानसिक मंथन होना चाहिए। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला देखिए क्या कहा जा रहा है कि स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। स्वतंत्र चिंतन का मतलब कि आउट ऑफ बॉक्स जाकर के इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डिस्करेज करने की बात कर रहा है, तो ये तो निगेटिव हो गया। और साथ ही साथ घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब कि किसी भी चीज का घोषणा कर देना कि 2 + 2 = 4 होता है। आखिर ये 4 आया कहां से, ये नहीं बताया जा रहा, सिर्फ घोषणा कर दिया जा रहा है कि 2 + 2 = 4 होता है। तो ये तो बच्चे के लिए निगेटिव हो गया, क्योंकि वो प्रोसेस को नहीं जान पाया, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन। वो बच्चा पेन ड्राइव थोड़ी या कंप्यूटर थोड़ी है कि केवल इंफॉर्मेशन को भरना है, वो इंफॉर्मेशन खुद से अनुभव करके सीखना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहां पर आप समस्याओं से उसे बचा हैं, जबकि बच्चे को जितना आप क्रिटिकल थिंकिंग का अवसर देंगे, यानी जितना उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का मौका देंगे, उतना ही तो वो और ज़्यादा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज टू हो पाएगा। और यहाँ पर इसको अवॉइड करने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि आसान प्रश्न अगर केवल बच्चे को देंगे तो उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग कहाँ होगा, वो तो चीज़ों को ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो कठिन समस्या देने से बच्चे ब्रेन स्टॉर्मिंग उसमें ज़्यादा होता है। बच्चे के मेंटल लेवल से थोड़ा सा कठिन आप देंगे तभी तो कुछ नया सीखेगा। आपने I+1 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यानी बच्चे का लेवल अगर I है तो उसके स्तर से ऊपर देंगे तभी तो वो कुछ नया सीखेगा। अब जितना बच्चा जान रहा है उससे ऊपर, यानी कठिन समस्या की बात की जा रही है, तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है। और यहां पर प्रश्न में उससे बचने की बात कर रहा था, अवॉइड करने की बात कर रहा था, इसलिए निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, यानी कि बच्चे को प्रोसेस नहीं बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बस उसको रिजल्ट बता दिया जा रहा है कि हाँ ऐसे होगा, लेकिन उसका प्रोसेस नहीं बताया जा रहा, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, उन्हें बुद्धि मंथन और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ये तो बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी सक्रिय हैं, कोई निष्क्रिय नहीं है। और बाल केंद्रित शिक्षा का कॉन्सेप्ट ही ये कहता है कि सभी बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे और साथ ही साथ सभी संलग्न हैं, यानी सभी सक्रिय हैं और खुद से करके सीख रहे हैं। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से और एनसीएफ 2005 के हिसाब से, तो ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए, कारण क्या बताया जा रहा है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, बच्चा खुद से सीखने के लिए प्रेरित है। अब जब वो खुद एक्टिव रहेगा तभी तो सीख पाएगा, यानी दोनों विकल्प यहां पर बिल्कुल सही है। और जो आर है वो ए की सही तरीके से व्याख्या करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही तरीके से व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपागम के दौरान योगदान नहीं देती है। प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस अप्रोच की बात की जा रही है, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, संगठन की बात की जा रही है, यानी ऑर्गेनाइज करने की। कोई भी इंफॉर्मेशन को जब कलेक्ट किया जाता है तो उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 2011 का जनगणना देखा होगा, तो सभी राज्यों से जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चों की संख्या है, कितने पुरुषों की संख्या है, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं। तो इन सबको संगठित करने को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ये प्रोसेस प्रक्रिया अधिगम का एक हिस्सा होता है, यानी उसमें योगदान देता है, तो ये तो पॉजिटिव है। लेकिन प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, वर्गीकरण कहा गया, ये भी बात बिल्कुल सही है, कैटेगराइजेशन, यानी कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया 2011 की जनगणना का, उसके बाद से अलग अलग कैटेगरी में उसको बांटते हैं डेटा को। जैसे कि एक परिवार से मान लीजिए 5 सदस्य मिले जिसमें से 2 महिला 3 पुरुष हैं, इसी प्रकार से दूसरे परिवार से 10 सदस्य मिले जिसमें 3 महिला 7 पुरुष हैं। तो सभी का डेटा कलेक्ट होने के बाद से उसके बाद से फिर से कैटेगराइज किया जाएगा कि महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, इस एज ग्रुप के कितने बालक हैं, इस एज ग्रुप के कितने बालक हैं। तो इसी को बोलते हैं कैटेगराइजेशन। यानी कि किसी भी प्रक्रिया अधिगम में, कोई भी प्रोसेस अप्रोच में, कोई भी प्रोसेस लर्निंग में वर्गीकरण का भी अहम रोल होता है, योगदान होता है। जबकि विकल्प हमें निगेटिव बताना है तो ये पॉजिटिव था, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, वैचारिकता की बात की जा रही है, यानी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, गैर प्रासंगिकरण। गैर प्रासंगिकरण यानी कि
कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की बात की जा रही है। यानी कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, किसी के संदर्भ में। अब मान लीजिए मैं बच्चे को आम के बारे में बताना चाह रहा हूं, तो मैं आम से जुड़ी हुई चीजें तो बताऊंगा, यानी उसके संदर्भ लेते हुए ही तो बताऊंगा। अब आम के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं और बच्चे को सेब के बारे में थोड़ी बताऊंगा, यानी कि उसका प्रसंग लेते हुए बताऊंगा। और विकल्प क्या कह रहा है कि गैर प्रसंगीकरण, ये निगेटिव है, और चूंकि निगेटिव वाला हमसे पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। अपनी सोच यानी कि खुद जैसे बच्चा सोच रहा है उसके खुद के सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। देखिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला दिया गया है, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है। तो यहां संज्ञा और क्रिया के बीच में केवल रिलेशन पूछा जा रहा है, तो इसमें बच्चे को अपनी सोच पर चिंतन करने की तो आवश्यकता है नहीं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्रिया की परिभाषा क्या है, तो इसमें बच्चा परिभाषा ऑलरेडी रटा हुआ है तो वो बता देगा, अपने बारे में कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, तो इसमें भी अपने बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चौथा विकल्प देखिए, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। अब मान लीजिए कक्षा जब स्टार्ट हुआ उस दौरान बच्चा किसी भी चीज़ को लेकर के कैसे प्रयोग कर रहा था, क्रिया का उपयोग कैसे कर रहा था, और कक्षा अंत होने के बाद से यानी जब वो चीज़ों को सीख लिया तब वो कैसे कर पा रहा है, यानी वह अपने बारे में खुद सोच रहा है कि पहले मुझे नहीं आता था, अब मैंने इसका उपयोग करना सीख लिया। यही तो पूछा जा रहा था ना, कि जिसमें विद्यार्थी अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ये अपनी ही सोच पर बच्चा विचार करेगा कि शुरुआत में मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आता था क्रियाओं का उपयोग करने के संदर्भ में, और कक्षा के अंत में जब मैंने सीख लिया तब मुझे इसका प्रयोग करने आ गया। यानी अपने ही बारे में, अपने उपयोग करने की प्रक्रिया के बारे में बच्चा सोच रहा है, यानी खुद के बारे में सोच रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। आंतरिक आरोपण कहने का मतलब कि देखिए, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो बच्चा हो सकता है कि टीचर को दोष दे या फिर खुद को दोष दे कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। दो कारण हो सकता है, या तो वो बाहरी वातावरण को दोष देने लगे कि यार मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, लाइट चली जाती थी, मेरा टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता था इस वजह से मैं फेल हो गया, या फिर वो अपने आप को दोष दे कि मेरे अंदर ही कमी थी इस वजह से मैं फेल हो गया। तो जब बच्चा अपने कमियों को ढूंढता है तो वो आंतरिक आरोपण होता है, और जब बाहरी वातावरण को, जैसे टीचर को दोष देना, वातावरण को दोष देना, इस प्रकार की चीजों को दोष देना, यानी अपने से अलावा किसी दूसरे को दोषारोपण करना, ये होता है बाहरी आरोपण। ठीक है, तो प्रश्न आंतरिक बोला गया है, तो इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। यहां पर देखिए, यहां पर उसके दोस्त की बात की जा रही है, उसका दोस्त क्या है, बाहरी वातावरण है, तो यह विकल्प नहीं होगा क्योंकि आंतरिक आरोपण की बात की जा रही है, यानी वो वाला विकल्प सही होगा जिसमें बच्चा खुद को दोषी ठहरा रहा होगा। तीसरा विकल्प देखिए, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। यहां किसके ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है, शिक्षक के ऊपर किया जा रहा है, जो कि बाहरी वातावरण का पार्ट है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। अब यहां पर शिक्षक यानी बाहरी वातावरण को दोषारोपण किया जा रहा है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। यहां पर खुद के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है, इसलिए यह आंतरिक आरोपण का कारण होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि बहुत कम उम्र में ही बच्चे ऐसा करना शुरू कर देते हैं अधिकांश संस्कृतियों में, यानी विभिन्न कल्चर्स में। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि समाज ने ही उनको एक तरीके से कहा है कि तुम लड़की हो तो तुम उसको गुड़िया ला करके देंगे, उसके परिवार के सदस्य, या फिर समाज के लोग भी कहेंगे कि तुम लड़की हो तो तुम पैंट शर्ट क्यों पहनी हो। मतलब उसको जन्म से ही एहसास दिलाया जाता है कि तुम लड़की हो, और दूसरे बच्चे को एहसास दिलाया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम रो क्यों रहे हो, तुम लड़की की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो, तुम फ्रॉक क्यों पहने हो, तुम गुड़ियों से क्यों खेल रहे हो, तुम लड़की थोड़ी हो, तुम लड़का हो। मतलब बचपन से ही उसकी संस्कृति में लोगों के द्वारा बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम लड़की हो और लड़का हो। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। अब समाज का इतना प्रेशर रहता है बच्चे के ऊपर, जन्म से ही वो देख रहा है कि लड़की है तो उसके लिए खिलौने अलग हैं, वो गुड़िया से खेलेगी, वो खो खो खेलेगी, लड़का है तो क्रिकेट खेलेगा।
इसी प्रकार से आप देखेंगे समाज ने ही उसको बचपन से उस बच्चे के मन में, चाहे वो लड़की है या लड़का है, उसके लिंग के आधार पर बंटवारा करना शुरू कर दिया। इसीलिए बच्चा भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और समाज की स्वीकृति में अपनी स्वीकृति देने लगता है और उसी प्रकार से व्यवहार करने लगता है। यही बात तो ये कहा रहा है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही तरीके से व्याख्या करता है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन, यानी कि बातचीत करने, बच्चे एक दूसरे से बातचीत करके ही कुछ नया चीज सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए उन्होंने क्या टर्म दिया था? MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई भी एक ऐसा पर्सन जो उसका हम साथी भी हो सकता है, उसका सहकर्मी भी हो सकता है, साथ ही साथ उससे एज में बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगर वो उससे कुछ ज़्यादा जान रहा है तो बच्चा उससे इंटरेक्शन के दौरान कुछ नई चीज़ों के बारे में संज्ञान प्राप्त करेगा, यानी कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखेगा, यानी उसमें संकल्पनात्मक योग्यता का विकास होगा। तो ये कैसे होता है? ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने से होता है। पहला देखिए मूर्त पुरस्कार, पुरस्कार की तो बात उन्होंने की ही नहीं थी, गलत हो गया। सामाजिक अलगाव, देखिए ये अलगाव की बात कर रहा है, आइसोलेशन की बात कर रहा है, यानी समाज से अलग होने की बात कर रहा है। जबकि लेव वाइगोत्स्की क्या मानते थे? सामाजिक तौर पर बच्चा इंटरेक्शन करके यानी अंतःक्रिया करके सीखता है, तो ये तो अलगाव बिल्कुल निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, मैंने आपको पहले भी बता दिया, जहां पर भी स्टैंडर्ड शब्द दिख जाए, मानकीकृत शब्द दिख जाए, मानक शब्द दिख जाए, वो हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें सभी बच्चों की जरूरतें अलग अलग है, मानक हो ही नहीं सकता है क्योंकि प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है। तो हम कैसे एक विधि से बच्चे को पढ़ा पाएंगे या फिर कैसे सबको एक ही मानक तरीके से हम ट्रीट कर पाएंगे? तो ये निगेटिव हो गया। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, आपको सोचना ही नहीं है, पीयर कोलैबोरेशन यानी कि सहकर्मी सहयोग, यानी बच्चा अगर उसके साथ पढ़ने वाला है तो उससे इंटरेक्शन करेगा। अगर दूसरा बच्चा कुछ ज्यादा जान रहा है तो जाहिर सी बात है पहले वाले बच्चे के संज्ञान में कुछ ना कुछ तो वृद्धि करेगा, यानी उसकी संकल्पनात्मक योग्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 2 सहकर्मी सहयोग इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक, आंतरिक वाक यानी कि इसको इनर स्पीच बोला था लेव वाइगोत्स्की ने, ये आंतरिक वाक क्या होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए लेव वाइगोत्स्की इसी को जो जीन पियाजे थे उन्होंने आत्मकेंद्रिता बोला था और लेव वाइगोत्स्की ने इसको इंटरनल या फिर इनर स्पीच बोला था। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका कल सीटेट का एग्जाम है, तो आज रात में आप क्या करते हैं? आप अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी एग्जामिनेशन के समय में, आज ही रख लेता हूं। आप अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मैं सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड रख लेता हूं, एक ओरिजिनल ID प्रूफ रख लेता हूं, इसके बाद से लिखने के लिए पेन रख लेता हूं, और ये सभी चीज़ें आप मन में सोच रहे होते हैं और वो चीज़ आप कलेक्ट कर रहे होते हैं कि कल मुझे ये चीज़ लेकर के सीटेट के एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। मतलब कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसके बारे में मन में सोच रहे हैं और उसी के अनुरूप एक्शन ले रहे हैं, क्रिया भी कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को कलेक्ट करते हुए। अब बच्चा भी यही काम करता है, लेकिन हमारा जो जैसे हम लोग के एज में क्या होता है कि हम लोग के अंदर वो योग्यता की है कि हम उस बातों को मन में सोचकर और बिना बोले उन सभी क्रियाओं को कर सकते हैं। बच्चा भी यही काम करता है, लेकिन उसमें अभी उतनी परिपक्वता नहीं होती है कि वह बिना बोले ही ये सभी काम कर ले। तो जो कुछ भी उसके मन में चल रहा होता है वो उसको बोलने लगता है, उसी को बोलने लगता है। जैसे अब बच्चा है तो जैसे मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, तो उसके लिए उसके लेवल का ही तो वो बात करेगा अपने से। तो वो मन में क्या कहता है? हट जाओ नहीं तो मेरी गाड़ी तुम्हें कुचल देगी, हट जाओ मेरा हाथी उड़ते हुए आ रहा है। ऐसे बोलते बोलते वो खेलता रहता है, यानी वो जो काम कर रहा है अपनी सोच को, अपनी क्रियाओं को वो निर्देशित कर रहा होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में इसी की बात की गई है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चा जो कुछ भी सोच रहा है कि घोड़ा मेरा उड़ रहा है, इसके अलावा गाड़ी मेरा किसी को कुचल देगा, वो चीज़ें वो सोच रहा है और सोचते सोचते उसको बोलने लगता है। हम लोग क्या कह रहे थे? हम लोग भी सोच रहे थे कि कल मेरा सीटेट का एग्जामिनेशन है और ये चीज़ें हमें आज ही रख लेनी चाहिए, और वो एक्शन के तौर पर हम लोग चीज़ों को कलेक्ट भी कर रहे थे और मन में सोच भी रहे थे। बच्चा भी यही काम कर रहा है, लेकिन बच्चा इतना परिपक्व नहीं है कि वो मन में सोच पाए, वो उन्हीं चीज़ों को बोल देता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनर स्पीच या फिर आंतरिक वाक। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? ध्यान से समझिएगा। जीन पियाजे ने इस टर्म को जीववाद कहा था, जीववादी चिंतन। अंग्रेजी में इसको
एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बच्चा कहता है कि देखिएगा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बच्चा है, तो अगर वो गुड़िए से खेल रहा है तो बच्चा कहेगा कि इसे भी खाना खिलाओ, इसे भी भूख लग रही है। वो जैसे देखता है कि उसकी मम्मी उसको सुसु करा रही है, तो वो भी जा करके उसको सुसु कराएगा। देखता है कि मेरी मम्मी मुझे नहला करके तेल लगा रही है इस प्रकार से बॉडी में, या फिर धूप दिखा रही है, तो वो भी मतलब जो उसकी माता पिता उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उस बच्चे को लगता है कि इस गुड़िया में भी जीवन है और उसको भी वो वैसा ही व्यवहार कराती है। मतलब कि इसी को बोलते हैं जीववादी चिंतन। जैसे कि अगर कोई लड़का है किसी चीज़ से खेल रहा है तो उसको ये लगता है कि इसमें भी जीवन है, उसी को बोलते हैं जीववादी चिंतन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि एक बटन जिंदा है। अब यहाँ पर देखिए अपर्णा जो कि बच्ची है उसको क्या लग रहा है कि बटन जिंदा है, जबकि बटन तो जिंदा होता नहीं है। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं जीववादी चिंतन, यानी कि जो ऐसी वस्तु जिसमें जीवन नहीं है लेकिन बच्चे ये महसूस करते हैं कि इसमें भी जीवन है, इसी को बोलते हैं जीववादी चिंतन। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। स्वलीनता यानी जो अपने में ही खोया रहता है, जो अपने में, देखिएगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दूसरों से बात करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, अपने में ही किसी से बोलने में उनको संकोच होता है। भीड़ में वो अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, पूरे भीड़ का केंद्र बिंदु नहीं बनना चाहते हैं। और कुछ लोग इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, जैसे नेता को देखिए, वो भीड़ देखेंगे तो वहीं पर अपना एक तरीके से उसको लीड करने लगते हैं। और जो स्वलीन वाला बच्चा है वो भीड़ देख करके भागता है क्योंकि वो अपने में खोया रहता है। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि जो स्वलीन वाला बच्चा है, यानी जो अपने में खोया हुआ है, जो एक तरीके से ऑटिज्म से जूझ रहा बच्चा है, उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। तो देखिए पहला दिया गया कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता। दूसरा दिया गया उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। सामाजिक यानी समाज से जुड़ने का तो उसमें होगा नहीं, तो ये तो पहले ही निगेटिव है। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे जो खुद में खोए रहते हैं वो समाज से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करने से उनके मन में संकोच रहता है, वो नहीं कर पाते हैं, तो ये तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए चौथा संवाद कौशलों का उच्च स्तर, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है ना, क्योंकि वो संकोच करता है दूसरे लोगों से बात करने में, तो ये तो निगेटिव हो गया। पहला देखिए कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, ये पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो खुद में खोए रहते हैं वो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में ठीक तो होते हैं, लेकिन हमसे क्या बोला जा रहा है कि विशिष्ट विशेषता। अब तीसरा विकल्प देखिए बार बार दोहरा एवं आवर्ती व्यवहार, ये भी जो स्वलीन वाले बालक हैं उसके बारे में बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अब पहला और तीसरा दोनों एप्रोप्रिएट है, लेकिन हमसे विशिष्ट विशेषता पूछा गया है, तो ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा बोलने में संकोच करते हैं, तो जब अचानक से उनको बोलना पड़ता है तो वो हड़बड़ा जाते हैं और एक ही चीज़ को बार बार दोहराने लगते हैं, आवर्ती व्यवहार करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा, और अब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर है। अगले प्रश्न में फिर से एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन कर लेना है। देखिए स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही है। बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग कब आएगा, जब बच्चे अलग अलग परिस्थितियों को महसूस करेंगे, खुद से एक तरीके से उससे एक्सपीरियंस लेंगे, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर होगा दूसरा। देखिए जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखने और समृद्ध करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब बच्चे को जैसे मान लीजिए ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि एक ही टॉपिक पर सभी बच्चे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक ही मुद्दे पर अलग अलग बच्चे का जब विचार आएगा तो उसके गुण दोषों पर ज़्यादा चर्चा होती है, इससे बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। यानी ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही तरीके से व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है। अधिगम यानी सीखना, तो सीखने का लक्ष्य क्या है। पहला देखिए तथ्यों को रटना याद करना, ऐसे जो भी वर्ड कहीं पर भी दिख जाए और अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में है तो ये कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यासों में उत्कृष्ट करना, यंत्रवत याद करना, रटना, ये सभी हमेशा निगेटिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चे खुद से करके सीखेंगे, ना कि चीज़ों को रटेंगे। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। अब तीसरा विकल्प देखिए
समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। अभी मैंने आपको बताया कि चूंकि समावेशी कक्षा में प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बालक है जो देख नहीं सकता, कोई श्रवण बाधित बालक है जो सुन नहीं सकता, तो दोनों का अगर आप कंपटीशन कराएंगे, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कराएंगे, तो मान लीजिए पेपर पेंसिल पर परीक्षा हो रही है, तो क्या दृष्टिबाधित वाला सभी बच्चों के साथ पेपर पेंसिल पर परीक्षा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। मान लीजिए वाइवा हो रही है, जो श्रवण बाधित है यानी जो सुन नहीं सकता, वो टीचर के प्रश्नों का सुन करके उसका जवाब तो दे नहीं पाएगा, यानी नॉर्मल बच्चे के साथ उसका प्रतिस्पर्धा तो पॉसिबल ही नहीं है। सभी बच्चे की जरूरत अलग है, तो जाहिर सी बात है हम एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करा सकते बच्चों की, तो इसलिए यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि अधिगम का परिभाषा यह कहता है कि बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोलते हैं। अब बच्चा कुछ सीखने के लिए अगर प्रयास कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके लिए वो समालोचनात्मक चिंतन करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहा है उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करेगा, सोच विचार करेगा, तभी तो अनुभव प्राप्त करेगा और खुद के अनुभव में परिवर्तन करके वो चीजों के बारे में सीखेगा, यानी अधिगम करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। देखिए, सबसे प्रभावी ढंग से बच्चा कब सीखेगा? चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, तर्क संगत से अनुभव जन्य की ओर बढ़ती है, यानी कि बच्चे अनुभव बाद में प्राप्त करेंगे, पहले तर्क देने लगेंगे। ऐसा संभव है? जब बच्चा किसी के बारे में जानेगा तभी तो उसके बारे में तर्क देगा, यानी पहले अनुभव आना चाहिए फिर तर्क आना चाहिए। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। अब मान लीजिए कि प्राइमरी का बच्चा है, कक्षा 1 का बच्चा है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको 3 गुणे 8 पहले सिखा देंगे और उसके बाद से अंकों का ज्ञान बताएंगे। पहले सरल से जटिल की ओर बढ़ेंगे ना, पहले बच्चों को संख्याओं का संकल्पना बताएंगे, अंकों के बारे में बताएंगे, उसके बाद जोड़ घटाना बताएंगे, उसके बाद तो गुणा की बारी आएगी ना, डायरेक्टली गुणा थोड़ी बताएंगे उसको, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। बच्चे को जब ABCD सिखाया जाता है तो बच्चे को सिखाया जाता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। क्यों बताया जाता है? क्योंकि बच्चे ने एप्पल को अपने घर पर कभी ना कभी देखा होगा, बॉल को कभी ना कभी वो खेला होगा बॉल से, तो इससे क्या होता है कि बच्चे मूर्त अवस्था में चीजों को देख करके जल्दी सीख पाते हैं। तो मूर्त से अमूर्त क्यों होना चाहिए, जबकि यहां पर उल्टा दिया गया, तो यह भी निगेटिव हो गया। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता, यानी बच्चे अगर अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं तो उनकी विविधता को एज ए टीचर हमें किस रूप में देखना चाहिए। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, तो यह विकल्प निगेटिव है। अगर अलग अलग मेथड से बच्चा सीखेगा तो जाहिर सी बात है उसमें सोचने समझने की ज़्यादा शक्ति उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि वह रटे रटाए चीजों पर फोकस ना करके अलग अलग तरीकों से आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सोच रहा है, तो इससे बच्चे में सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और इससे बच्चा ज्यादा क्रिएटिव होगा। जबकि यह विकल्प क्या कह रहा था कि बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहिए टीचर को, तो यह नेगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। क्योंकि देखिए, अलग अलग सीखने की शैलियों की जब बात होती है तो एक ही कक्षा में श्रवण बाधित बालक है, एक ही कक्षा में दृष्टि बाधित बालक है, तो जो श्रवण बाधित बालक है उसके लिए क्या जरूरी है कि हम उसको कुछ विजुअल क्लिप्स दिखाएं, जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिख करके दिखाएं, क्योंकि एज ए टीचर अगर मैं कक्षा में बोलूंगा तो वो मेरी बातों को सुन करके रिसीव थोड़ी कर पाएगा। अब मान लीजिए कोई दृष्टि बाधित बालक है तो हम उसको क्या बताएंगे, उसको बोल करके बताएंगे या फिर कुछ छू करके महसूस करने के लिए देंगे, तभी तो वो सीख पाएगा। यानी कि इसको ध्यान में रखना चाहिए, जबकि विकल्प क्या कह रहा है तीसरा, इसको ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, तो ये तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विविधता की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों को एक रूपता लाने का प्रयास करना चाहिए। एक रूपता यानी सबको एक ही तरीके से सिखाने की बात की जा रही है। अब मैंने आपको अभी बताया कि सभी बच्चे की जब जरूरत अलग है तो सब एक तरीके से कैसे सीख सकते हैं। अगर मैं मौखिक तरीके से बताऊं तो क्या सभी बच्चे सीख पाएंगे? जो श्रवण बाधित है वो तो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा है, तो वो सीखेगा कैसे? तो एक रूपता कभी भी नहीं होगी, हमेशा निगेटिव होगा। एक ही विकल्प बचा, विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज सभी पेपर्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।